हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता हूं, जिनमें से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के काफ़ी आगामी एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना भी काफ़ी बनी रहती है। काफ़ी प्रश्न रिपीट होते हैं और इनमें से काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारी बेसिक सी किताब कक्षा 10वीं की बोर्ड की किताब राजस्थान अध्ययन की, जिसमें से काफ़ी प्रश्न मिलते हैं, हूबहू प्रश्न छपते हैं। और वैसे ही 9th क्लास की बुक से भी काफ़ी प्रश्न छपते हैं। तो हम विद प्रूफ देखेंगे कि कितने प्रश्न हमारी 10वीं बोर्ड की किताब से हैं और ये प्रश्न हमारे लिए आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में है खनिज भंडार, सूची सेकंड में है जिला। तांबा, अजमेर, मैग्नेसाइट, झुंझुनू, टंगस्टन, पाली, लिग्नाइट, नागौर। तो इस प्रश्न में तांबा का संबंध हो जाएगा झुंझुनू जिले से। मैग्नेसाइट, अजमेर, टंगस्टन, नागौर और लिग्नाइट, पाली। इस प्रकार नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट बांध, सूची सेकंड में है नदी। पौंग, व्यास, बिशलपुर, बनास, मेजा, गंभीरी, पांचना, कोटारी। तो इस प्रश्न में पौंग बांध हो जाएगा व्यास बिशलपुर बनास नदी पर, मेजा बांध कोटारी नदी पर, पांचना बांध गंभीरी नदी पर। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। 1 2 4 3। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में है झील, सूची सेकंड में है अवस्थिति। पुष्कर, अजमेर, सिलीसेड, जैसलमेर, गढ़सीसर, अलवर, मानसागर, जयपुर। पुष्कर का संबंध अजमेर से, सिलीसेड, झील अलवर, गढ़सीसर, जैसलमेर, मानसागर, जयपुर। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 3 2 4। 1 3 2 और 4। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1921 में बेगू मेवाड़ में शुरू हुए बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। रामनारायण चौधरी, छगनलाल चौपासनीवाला, कुंवर मदन सिंह, गोकुलभाई भट्ट। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामनारायण चौधरी। अब इस प्रश्न को कहाँ से पूछा गया है उसको देख लेते हैं।
ये हमारा प्रश्न कक्षा 9 की किताब से, राजस्थानी दैनिक किताब से पूछा गया है। अब देख लेते हैं। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू मेवाड़ के किसानों ने अनावश्यक व अत्यधिक करों, लागबाग, बेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेगू के किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को नहीं दबा सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। आगामी एग्जाम में कभी प्रश्न बन सकता है कि बोल्शेविक समझौता किसके मध्य हुआ, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य। और अगला प्रश्न यह बन सकता है कि रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। और बेगू आंदोलन से संबंधित है राम नारायण चौधरी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, 9 उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला। कारण आर, सिक्के के आमुख भाग पर यूरोपियन शैली का लिबास पहने सम्राट का अग्नि के समक्ष अर्पण करते दिखाया गया है, जबकि प्रतिमुख भाग पर माता पार्वती समझी जाने वाली एक आकृति दर्शाई गई है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अब देख लेते हैं ये प्रश्न जहाँ से बना है, जहाँ से हूबहू ये प्रश्न छपा है, देख लेते हैं। यह प्रश्न हमारा राजस्थान साहित्य अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से छपा है। डॉक्टर हुक्म चंद की बुक, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से ये प्रश्न बनाए। तो देख लेते हैं इसकी डिटेल। नौह सभ्यता। भरतपुर जिले के नौह गांव में रूपाल रेल नदी तट पर 1963 ईस्वी में श्री रतनचंद अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता प्रकाश में आई। रेडियो कार्बन थीते के आधार पर यह अवशेष 1100 से 900 ईसा पूर्व के माने गए। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। सबसे निचले स्तर से गेरू रंग के मृदबाण व सादे काले लाल मिट्टी के पात्रों के अवशेष मिलते हैं। द्वितीय स्तर से चित्रित स्लेटी रंग के पात्र तथा काले चमकदार पात्र मिलते हैं। तीसरे स्तर से चित्रित स्लेटी रंग के पात्रों के अवशेष के साथ काले औपदार मृदबाण तथा लोहे के बाणों की नोक मिली है। चौथे स्तर से मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा मिला है, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ऊपरी स्तर से मित्र शासकों के तांबे के सिक्के
मानव एवं पशुओं का मरणमय कलाकृतियाँ मिली हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ से लोहे के कृषि संबंधी उपकरण, चक्र, कूपों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कुषाण, नरेश, हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। तो हमारा 9 सभ्यता वाला प्रश्न यहाँ से पूरा होता है। हमने देखा कि अभिकथन ए में 9 उत्खनन से प्राप्त सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डालता है। ये हमारा कथन सही था, लेकिन कारण क्यों गलत है हम देख लेते हैं कि इसमें जो ये प्रतिमा भाग पर माता पार्वती समझे जाने वाली आकृति वाली बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक यक्ष की प्रतिमा है, यक्ष की प्रतिमा। इस कारण अभी इस अभिकथन का ये कारण गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, उस्ता परिवार के सदस्य बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं तथा मुगल चित्रकला शैली में निपुण माने जाते हैं। कारण, यहाँ तक कि मुगल शासक जहांगीर ने भी उस्ता कला को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। अब हम यह देख लेते हैं कि हमारी 10वीं की बोर्ड से जो ये प्रश्न बनाए क्या हूबहू है। देख लेते हैं 10वीं की बोर्ड की किताब में क्या लिखा है। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले गए। इनमें से उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। हमारे एक बार एक प्रश्न बना था कि बीकानेर नरेश राय सिंह किन कलाकारों को अपने साथ लेकर आए थे, तो इसमें उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव या उद्भव हुआ। यहाँ 2 परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथुरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान दिया। हमारे प्रश्न में था कि जागीर ने अपने दरबार में उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान दिया। इस प्रकार हमारा कारण गलत था, क्योंकि अकबर ने स्वयं अपने दरबार में उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान दिया था। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है।
उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रज़ा, हसन आदि के नाम से उल्लेखनीय हैं। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हरिण, बीकानेरी रहन-सहन और राजपूती संस्कृति की छवि विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता हैं। यहाँ फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि बरसते बादल और सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ किस शैली की प्रमुख विशेषता है। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव किस शैली की विशेषता है। तो दोनों में हो जाएगा बीकानेर शैली। इस प्रकार हमारा पहला कथन सही था और आर गलत, क्योंकि यहाँ पर जहांगीर नहीं बल्कि अकबर ने उस्ताद कलाकारों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कारण आर, 1582 में दिवेर की मुगल चौकियों पर आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल अधिकारी सुल्तान खां को मार दिया तथा इस पर्वतीय क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या है। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं जहाँ से यह प्रश्न बना है 10वीं बोर्ड की किताब से। चलते हैं 10वीं बोर्ड की किताब में जहाँ से प्रश्न बना था। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हर्रावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। प्रश्न ये भी बन सकता है कि युद्ध में प्रताप का मुकुट धारण किसने किया, तो इसमें उत्तर हो जाएगा जालाबीदा। जालाबीदा ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया।
1576 और 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। हमारा प्रश्न यहाँ से बना था, सुल्तान खान को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। हमारा प्रश्न यहीं से छपा था। और ये छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ, जहाँ अभी कथन ए कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा, ये भी सही है। और कारण आर 1582 में दिवेर की मुगल चौकियों पर आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल अधिकारी कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि 1582 में दिवेर की मुगल चौकियों पर आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने नहीं बल्कि महाराणा अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खान को मार दिया तथा इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए सही और आर सही नहीं। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर सही नहीं। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा हुआ, जहाँ अभी कथन सही है और कारण गलत। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में है 1857 की क्रांति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट और सूची सेकंड में है राज्य। मेजर बटन कोटा, मॉरिसन जयपुर, सावर्स भरतपुर, जेडी हॉल सिरोही। तो मेजर बटन का संबंध हो जाएगा कोटा से, मॉरिसन का संबंध भरतपुर से, सावर्स का संबंध जयपुर से और जेडी हॉल का संबंध सिरोही से। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो हमारे इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 1 3 2 4, ऑप्शन ए 1 3 2 4। अब यह प्रश्न जहाँ से बनाया है अपनी 9th बुक की किताब, तो देख लेते हैं उसमें। कक्षा 9 की किताब RBSC की, जिसमें हूबहू ये प्रश्न बनाया है, जहाँ बिल्कुल दिया हुआ है राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत से संबंध है मेजर बटन का, जोधपुर से संबंध है मैकमोसन का, भरतपुर रियासत से संबंध है मॉरिसन का, जयपुर रियासत से संबंध है ईडन का, उदयपुर रियासत से संबंध है सावर्स का
और सिरोही से संबंध है जेडी हॉल का। सिरोही संबंध जेडी हॉल। इस प्रकार हमारी कक्षा 9 की किताब से यह प्रश्न हूबहू बना था, हूबहू छपा था पेपर में। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए संयुक्त राजस्थान संघ, बी वृहद राजस्थान, सी संयुक्त राजस्थान, डी मत्स्य संघ। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डी, सी, बी, ए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर पे होगा मत्स्य संघ, 2 नंबर पे संयुक्त राजस्थान, 3 नंबर पे वृहद राजस्थान, 4 नंबर पे होगा संयुक्त राजस्थान संघ। अब इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कक्षा 9 की किताब में। सबसे पहले इसमें लिखा है मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राज्य राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ और राजस्थान। तो प्रथम चरण में रियासतें जो शामिल थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 17-18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। द्वितीय हैं राजस्थान संघ, इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, 25 मार्च 1948। तृतीय संयुक्त राज्य राजस्थान, उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ वृहद राजस्थान, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान से जुड़ा 30 मार्च 1949। चतुर्थ और पंचम है संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा 15 मई 1949। षष्ठम संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय 26 जनवरी 1950। अगला है सप्तम चरण राजस्थान, ग श्रेणी, अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका, सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा, मध्य भारत में का सुनील टप्पा, संयुक्त राजस्थान से 1 नवंबर 1956। इस प्रकार हमारा प्रश्न यहाँ से पूरा होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दुर्गों को उनके आरंभिक निर्माण के अनुसार कालक्रमानुसार पुरानी से नवीनतम व्यवस्थित करें। जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़, तारागढ़। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पर आएगा तारागढ़, 2 नंबर पे आमेर, 3 नंबर पे जयगढ़ और 4 नंबर पे नाहरगढ़। तारागढ़ अजमेर, इसका निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा करवाया गया था। आमेर किला वर्तमान संरचना का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम द्वारा लगभग 1592 ईस्वी में शुरू किया गया था। जयगढ़ किला 1726 ईस्वी में स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित और नाहरगढ़ किला इसका निर्माण 1734 ईस्वी में स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लड़े गए
निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। खातौली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए, डी, सी, बी। सबसे पहले नंबर पर खातौली का युद्ध, 2 नंबर खानवा का युद्ध, 3 नंबर पानीपत का युद्ध और 4 नंबर पे होगा हल्दी घाटी का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा बनाम इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 हेमू और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। भूमि राजस्व बढ़ाने के लिए 1931 में भरतपुर राज्य में नवीन भूमि बंदोबस्त कार्यान्वित किया गया था। भूमि राजस्व अधिकारियों ने भूमि राजस्व में इस वृद्धि के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। सी, राज्य सरकार ने मेवों को शांत करने के लिए एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी और अजीजुद्दीन बिलग्रामी को राज्य परिषद में शामिल किया। ये आंदोलन नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल बी। केवल बी। भूमि राजस्व अधिकारियों ने भूमि राजस्व में इस वृद्धि के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। तो यह आंदोलन अधिकारियों ने नहीं बल्कि किसानों ने शुरू किया था। भूमि राजस्व अधिकारियों ने यह आंदोलन शुरू नहीं किया। इसकी डिटेल देख लेते हैं 10वीं बोर्ड की किताब में। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 की भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। जो हमारा प्रश्न बना था वो यहाँ से बना था 10वीं बोर्ड की किताब से। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ, भरतपुर किसान आंदोलन। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन बी को लेकर, तो आप कमेंट में बताना कि बी आंसर सही है या गलत।
ये थोड़ा डाउट क्वेश्चन है, इसमें डाउट है क्वेश्चन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह के प्रश्नों के साथ। ये आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।